तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं आपका कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 13 फरवरी को होने वाला है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 13 फरवरी 2026 को होने वाला कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर आ चुका है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सेट ए बताया जा रहा है। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं सेट बी के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में सेट बी भी आ चुका है और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में आपको सेट सी मिल जाएगा और सी के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों फिर आपको सेट डी मिल जाएगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमारे बनाए गए इन चारों सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो आप लोग ऐसे चुटकियों में पास कर लोगे। अर्थशास्त्र विषय को पूरे 80 में से 80 नंबर फोड़ोगे आप लोग, ठीक है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर हमारे द्वारा आपको जिस प्रकार से 4 सेट के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है ना, 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में उसी में से बनकर आ रहा है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रत्येक वीडियो को देख लेना। अभी मैं आपको सेट ए बताऊंगा, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सुबह आपका सेट बी आ जाएगा और देखो प्यारे विद्यार्थियों कल शाम को यानी कि परीक्षा के शाम को आपका सेट सी आ जाएगा और परीक्षा वाले दिन प्यारे बच्चों देखो आपका सेट डी आ जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों देखो हमें पता है कि आपका पेपर इन्हीं 4 सेट पेपर में से बनकर आ रहा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 3 सेट को तो मैं अभी स्किप कर देता हूँ यहाँ से और आज मैं आपको केवल समझाता हूँ सेट ए को कि सेट ए में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिएगा इस प्रकार का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है अर्थशास्त्र विषय का, और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश में पूरा का पूरा आपका पेपर छपा होगा। ये आपके पेपर का कोड है और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर सेट ए को देखने वाले हैं। सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपका एकदम रियल वाला हमारे पास में आ चुका है। आप चाहे तो इसको पूरा का पूरा देख के पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से कवर करवाता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी इस परीक्षा में टॉपर बन सके, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा और एक रिक्वेस्ट और है कि केवल एक सेट को देखने के साम काम नहीं चलेगा, आपको 4 सेट देखने होंगे। मगर देखो 4 सेट से ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपने 4 सेट भी अच्छे से देख लिया ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपका पूरा का पूरा पेपर इसी में से बनकर आने वाला है, ठीक है। तो चलो अपन प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आपको समझते हैं कि पूरा का पूरा आपका पेपर कैसा आएगा। देखिएगा निर्देश यहाँ पर आपको पेपर के लिए देखने को मिल जाएंगे, इनको आप लोग पढ़ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों बाकी का पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपके पेपर के सॉल्यूशन को समझते हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। वो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी में, ठीक है। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो चारों सेट को देखकर जाना, एक सेट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो ये तो आपको भी पता नहीं है कि आपको सेट ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा। इसलिए चारों सेट को अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बोर्ड परीक्षाओं के लिए आर्ट्स सब्जेक्ट अगर आपका है ना, अगर बोर्ड परीक्षाओं में सभी विषय में आप लोग चाहते हो कि 80 में से 80 नंबर आ जाए, तो देखो प्यारे बच्चों इसके लिए हमारे द्वारा एक कोर्स डेवलप किया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहां पर प्यारे विद्यार्थियों आपको कोर्स मिल जाएगा, उस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व पाया जाता है। एकदम सरल है प्यारे बच्चों, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और अब अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, पूंजीवादी नहीं होगी, पूंजीवादी में तो सॉरी आपका क्या रहता है, केवल निजी रहता है। मगर देखो यहाँ पर दो चीजें पूछी, निजी और सार्वजनिक। निजी और सार्वजनिक प्यारे बच्चों देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, तो ये गलत कर लेना, काट लेना आप लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था एकदम आपका सही होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांक उपयोगिता होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उस समय सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। एकदम करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों आपको बता रहा हूँ, आप लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिपिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गिपिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच कैसी होती है, धनात्मक होती है। याद रखना कौन सी होती है, धनात्मक, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं
जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसे पूर्ति कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता कहलाती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कब होता है? जब सीमांत उपयोगिता, प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या आ जाएगा इसका उत्तर, आ नंबर का प्यारे विद्यार्थियों आपका इसका उत्तर होगा जब सीमांत उपयोगिता मूल्य बराबर हो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये होगा। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर बता दिया और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग अपने 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सही से तैयारी करना चाहते हो ना, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। टेस्ट पूरी तरह से प्यारे बच्चों देखो फ्री रखा गया है, एक भी पैसा टेस्ट का नहीं लूंगा, जिसमें से प्यारे बच्चों आपके पूरे के पूरे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। जल्दी से जाओ और उस टेस्ट को ज्वाइन कर लो। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि वो जो टेस्ट है ना, पेपर बनाने वाले मास्टर के द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए आप लोग उस टेस्ट को जरूर दे लेना। अब अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या द्वारा की जाती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा की जाती है। क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा परिवर्तन, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे शील, उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखोगे अनुपातों, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी अवधि में नहीं होती है? देखो यहाँ पर आपको दीर्घकाल लिखना होगा, या आप लोग प्यारे विद्यार्थियों दीर्घ अवधि भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत लागत जो है ना, केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। क्या लिखोगे? परिवर्तनशील लागतों पर प्यारे बच्चों ये निर्भर करती है, तो यहाँ पर आपको परिवर्तनशील लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें भी क्या हो जाती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना शून्य हो जाती है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, सीमांत आगम आय में परिवर्तन की दर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत आगम जो है ना, यहाँ पर आपको लिखना कुल आय में परिवर्तन की दर है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लो, बराबर मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। और जैसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ ना, 100% वही के वही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट जो बता रहा हूं ना, पूरा का पूरा आपका अंग्रेजी विषय का पेपर भी उसी में से बनकर आया था। अब आप लोग अपने इस विषय की तैयारी कर लो अच्छे से। जोड़ी पूछी गई आपके पेपर में, तो चलो मैं आपको जल्दी से जोड़ी का मिलान भी बता देता हूँ। अतिरिक्त मांग की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी बाजार मांग बाजार पूर्ति इससे। ठीक है, अतिरिक्त पूर्ति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी ए नंबर से मिल जाएगी। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्यारे विद्यार्थियों देखो एडम स्मिथ होंगे। महामंदी वर्ष प्यारे बच्चों देखो 1929 से 30। सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी किससे? जीडीपी से। कहाँ पर लिखा? जीडीपी, देखो ये लिखा है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपके जीएनपी से। कहाँ पर लिखा? जीएनपी, देखो ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ कि अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको कवर करवाए जाएंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों इनके आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले अपन सत्य सत्य और देख लेते हैं जल्दी से, ताकि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा, कीन्स का रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सत्य होगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये कथन जेबीसे का है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। बाजार का नियम कीन्स ने दिया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखो बाजार का नियम प्यारे विद्यार्थियों जेबीसे के द्वारा दिया गया था, याद रखना। ठीक है, ये जो लिखा ना अर्थशास्त्री, इसके द्वारा बाजार का नियम दिया गया था। यहाँ पे कीन्स लिखा इसलिए गलत है। अब अगला क्वेश्चन, विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये एकदम आपका सही होगा।
आज संतुलित बजट में आय बराबर होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। ये भी आपका प्यारे बच्चों सही होगा। और आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि देखो सभी के कमेंट मेरे द्वारा पढ़े जाते हैं और सभी को प्यारे विद्यार्थियों देखो हार्ट्स भी मैं देता हूं। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपने अगर मेरे सभी वीडियो देखे ना, तो एक भी बच्चे को प्यारे बच्चों में फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि पेपर में वही आता है जो कि राजेश सर पढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के जाना, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा मैंने आपको समझा दिया था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा प्यारे बच्चों बताए गए हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको बाकी क्वेश्चन जो पूछे गए ना आपके पेपर के, उन क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए थे। बाकी देखो आपके ये रह गए थे, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यू लो जी, देख लो जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर भी। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, आरबीआई क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, एमपीसी क्या है। ठीक है, इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से, क्योंकि देखो अपन ने सत्य वगैरह देख लिए थे। अब 6 से क्या पूछे गए हैं देख सकते हो, आदर्श अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा आदर्श अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा उत्तर देख कर जाना, उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। 7वां पूछा कुल लागत किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कुल लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन दे रखा है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 9 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, स्टॉक तथा प्रभाव में कोई दो अंतर बताइए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्टॉक और प्रभाव में क्या अंतर है, यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख दे आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि किसे कहते हैं, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, समग्र मांग का अर्थ आपको बताना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समग्र मांग का अर्थ ये लिखा है। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा मितव्ययिता को विरोधाभास को समझाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मितव्ययिता का विरोधाभास ये लिखा है। और उसके अलावा गुणक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उपभोग फलन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। न्यून मांग के कारण प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पूछा है, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग मांग के नियम की सचित्र व्याख्या करना मत भूलना, ये भी आपके पेपर में आएगा। ठीक है, उपयोगिता किसे प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, अनादि मांग वक्र की 3 विशेषता आपको बतानी है, इसको भी याद करके जाना। बजट सेटिंग तथा बजट रेखा से क्या अभिप्राय है प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये क्वेश्चन भी आएगा आपके पेपर में। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता आपको बतानी है। केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्य प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं। तो देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता यहाँ से देख लेना, ये प्यारे बच्चों बिल्कुल मैंने आपको बता दी, जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी। पूर्ति का नियम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्य आपको बताने हैं। तो देखिएगा केंद्रीय बैंक के 3 कार्य ये लिखे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा पूरा का पूरा ये अच्छे प्रकार से बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। और जैसे पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर व्यापारिक बैंकों के कार्य प्यारे बच्चों पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको व्यापारिक बैंकों के कार्य बता देता हूँ, जो कि ये लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इनको देख कर जाना, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों पूछा है, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, इसको भी देख लेना। मांग की लोच किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। पूर्णतः लोचदार मांग प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं, अत्यधिक लोचदार मांग किसे कहते हैं, और लोचदार मांग प्यारे बच्चों देखो किसे कहते हैं। सभी के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिए यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है,
अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन अल्पकाल तथा दीर्घकाल की अवधारणाओं को आपको समझाना है, तो देखो इसको भी देख कर जाना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में आपको अंतर बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्व और पूंजीगत व्यय में प्यारे विद्यार्थियों देखो ये अंतर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। और अब अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास को समझाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अवमूल्यन क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है, यहाँ से आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। और इसके अलावा में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है क्यों। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा उत्तर बता दिया गया है। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।